हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे और स्वागत है आपका मेरे करंट बर्निंग इश्यूज में। आज जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो है क्या है निजी क्षेत्र में आरक्षण के प्रावधान। देखिए, आपको पता है कि हरियाणा सरकार कुछ समय पहले 2020 में एक बिल लेकर के आई थी जो कि आपके निजी क्षेत्र में आरक्षण से संबंधित था, जिसमें कि 75% तक 75% तक आरक्षण की बात कही गई थी, वो भी प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, उसी के बारे में पूरी न्यूज़ है और जानेंगे कि क्या है पूरी खबर, क्या उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है यानी संवैधानिक प्रावधान क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, क्योंकि ऐसी खबर के साथ हमेशा कुछ क्रिटिसिज्म है जो वो जुड़े रहते हैं। इस खबर के साथ भी प्रॉपर कुछ क्रिटिसिज्म है जो वो साथ साथ चल रहे हैं। सारी जानकारी लेंगे, उससे पहले खबर देख लेते हैं। देखिए, जो खबर है वो है कि आपकी हरियाणा के अंदर भारी इन्वेस्टमेंट में कमी देखने को मिली है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में भारी कमी देखने को मिली है, जिसका कारण है जो वो इसी बिल को बताया जा रहा है, जो कि लागू किया गया है अभी जनवरी 2022 में, जिसको लागू किया गया था आपका, जिसमें 75% तक 75% तक आरक्षण की बात कही गई है। ठीक है, देखते हैं। देखिए, खबरों में क्यों है। निवेश में गिरावट के कारण हरियाणा रैंकिंग में फिसला। ठीक है, और 6 साल के निचले स्तर पर निवेश रहा। और इसके अलावा ये वाली खबर, स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों में जो 75% कोटा वाला कानून है उसको इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो ये है मेनली इसकी खबर। देखिए, पूरा है ना, प्रकरण समझ लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो मामला क्या है ये देख लेते हैं। देखिए, जो रिजर्वेशन, ठीक है, हरियाणा सरकार ने आपके जनवरी 2022 से एक कानून है जो उसको लागू किया और उसके तहत क्या था कि 75% तक नौकरियों में आरक्षण की बात कही गई थी, वो भी प्राइवेट सेक्टर के। ठीक है, अब इसमें अगर हम पूरे प्रावधानों की बात करें तो देखिए, इसमें उन्होंने सभी कंपनियों को, ठीक है, सभी कंपनियों को इसके अंदर लिया गया था। इसके अलावा ट्रस्ट को भी इसमें लिया गया था, मतलब प्राइवेट सेक्टर से जुड़े सारी चीजों को इसके अंदर समाहित किया गया था इस बिल में, इस एक्ट में। और उसके अलावा ऐसे लोग, ऐसी कंपनियां जो जहां पर 10 से ज्यादा लोग हैं, 10 से ज्यादा लोग हैं जहां पर, ठीक है, 10 से ज्यादा जहां पर लोग हैं वो इसमें इंक्लूड होंगे। इसके अलावा इसमें एक जो प्रावधान था वो ये था कि ऐसे लोग जिनकी सैलरी 30,000 से कम है, 30,000 से कम, ये सिर्फ उन पर ही लागू होगा। ठीक है, और कंपनियों को कंपनियों को पूरा डाटा देना होगा। जो भी 30,000 से कम वाले एम्प्लॉय हैं उनका पूरा डाटा है जो वो एक पोर्टल बनाया गया, जिस पोर्टल पर उपलब्ध कराना होगा। ठीक है, इसके अलावा इन लोगों का डाटा कि 30,000 से कम के ये एम्प्लॉय हैं, इसके अलावा कितनी वैकेंसी है, ठीक है, ये भी इसको इस पोर्टल पर अपलोड करना होगा। अगर ऐसा हुआ कि मान लीजिए कि ऐसा हुआ, आप समझ पा रहे हैं ना कि ये 30,000 से कम वाले जो भी लोग हैं उनका पूरा डाटा देना होगा पोर्टल पर, जो वैकेंसी है वो पूरी देनी होगी। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि ये ऐसा करने में अगर कुछ खामियां पाई गई तो उसमें क्या है कि 50,000 से लेकर के 2 लाख तक का जो है वो जुर्माना भी लग सकता है। ठीक है, और जब तक वो वैकेंसी नहीं भरी जाएगी इस आधार पर 1,000 रुपए पर डे के हिसाब से बढ़ता भी जाएगा। तो समझ रहे हैं ना कितना स्ट्रिक्ट प्रावधान है जो वो लाया गया था, जिसमें ध्यान क्या रखा गया था कि लोकल के लोग हैं, जो हरियाणा के लोग हैं, उनको नौकरियों पर ज्यादा से ज्यादा रखा जाए, जिसके तहत 75% रिजर्वेशन रखा गया था। ठीक है, अब सवाल उठता है कि क्या कोई और भी स्टेट है जो ऐसा कर रहा था। तो बिल्कुल ऐसे और भी स्टेट्स हैं जो ऐसा कर रहे थे, जैसे कि आपका कर्नाटक है, ठीक है, आंध्रा है, आंध्रा में भी 75% की बात कही गई। ठीक है, कर्नाटक में ब्लू कॉलर जॉब वालों के लिए बोला गया कि ब्लू कॉलर जॉब है जो वो कर्नाटका के लोग होने चाहिए उसमें। ठीक है, तो ऐसे प्रावधान और स्टेट भी ला रहे हैं।
अब इसकी जो कमियां हैं वो यही है कि देखिए भारत है जो, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि भाई भारत है जो वो विविधता का देश है। अब क्योंकि ये विविधता का देश है तो इसलिए यहाँ पर ऐसे प्रावधान अगर आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा स्टेट इस तरह की चीजें लाएंगे जिससे क्या है कि एक गुट जैसा बन जाएगा, है ना, एक गुट जैसा बन जाएगा और समस्या फिर आके आके खड़ी हो जाएगी कि भाई वहां पर क्या है कि जैसे आपने मुंबई वाला प्रकरण देखा होगा, मुंबई में एक समय में जो यूपी बिहार के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज देखने को मिलती थी, जिसमें कि ये माना जाता था कि ये लोग हमारी नौकरियां, मतलब महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो ये मानते थे कि यूपी बिहार के लोग हमारी नौकरियां छीन रहे हैं। ठीक है, तो ये गुट जैसी चीजें हैं जो वो देखने को यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये एक नेगेटिवली इसको बार बार अलग अलग केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इस तरह की चीजों को नहीं लाना चाहिए। ठीक, उसके अलावा अगर मैं संवैधानिक प्रावधानों की बात करता हूं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन या संवैधानिक प्रावधानों की मैं बात करता हूं अगर, तो उस मामले में आप कह सकते हैं कि अनुच्छेद 16 का जो तीसरा पॉइंट है वो ये बात कहता है कि किसी के पिछड़ेपन के आधार पर या डोमिसाइल के आधार पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है, आरक्षण है जो वो दिया जा सकता है। ठीक है, आरक्षण दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात कहता है, तो इसमें भाई कोई समस्या नहीं है, भाई 16(3) है जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत ही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अनुच्छेद 19 भी तो है जो कि ये कहता है कि हमारे देश के किसी भी नागरिक को किसी भी जगह पर रहने का प्रॉपर अधिकार है और कोई भी काम करने का अधिकार है। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 जब ये कहता है कि कोई भी नागरिक, देश का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी जगह पर जाकर के सेटल हो सकता है, रह सकता है और कोई भी काम अपनी पसंद का वहां पर कर सकता है, तो ये अनुच्छेद 19 के अगेंस्ट चला जाता है मामला। ठीक है, हालांकि इस पर बहुत ज्यादा कुछ ऐसा बवाल नहीं उठा, लेकिन ये एक अगेंस्ट में आप कह सकते हैं कि ये इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में अगर देखेंगे, संवैधानिक प्रावधानों में अनुच्छेद जो 19 है उसके अगेंस्ट कहीं ना कहीं ये दिखता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप और नेगेटिव पॉइंट्स की बात कहेंगे तो देखिए कॉम्पिटिटिवनेस, है ना, प्रतिस्पर्धा वाली जो बात है, प्रतिस्पर्धा वाली बात। ठीक है, देखो भाई प्राइवेट कंपनी का जो मेन मोटो होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग होता है, लाभ कमाना होता है। ठीक है, हमने 1991 में 1991 में एलपीजी लेकर के आए थे हम। ठीक है, एलपीजी लेकर आए हम 1991 में, और जो एलपीजी रिफॉर्म्स हम लेके आए उसका मेन कारण क्या था कि भाई बाहर के लोग हैं जो यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ कि भाई इस तरह के प्रावधान अगर बनाए गए जिसमें 75% तक ये कर दिया गया कि नहीं वहाँ के ही एम्प्लॉय होंगे, काबिल वाले जो एम्प्लॉय और जो योग्य हैं उन लोगों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि भाई लोकल के एम्प्लॉय होने चाहिए 75%, तो फिर क्या है कि ये कहीं ना कहीं इसके अगेंस्ट जा रहा है। अच्छा, यहाँ से मुझे एक बात और बतानी है आपको कि देखिए ऐसा नहीं है कि इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसमें हालांकि एक एक्सेप्शन रखा गया था। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये एक्सेप्शन रखा गया था कि अगर कोई योग्य आदमी नहीं मिलता है, ठीक है, योग्य कंपनी को अगर मान लीजिए कोई योग्य आदमी नहीं मिलता या आप कह लीजिए कुशल नहीं मिलता, अनस्किल्ड मिल रहा है ना, स्किल वो वाली नहीं मिल रही जो इन्हें चाहिए, तो इन आधारों पर दूसरा कोई वहां पर चुना जा सकता है, तो ये इसका एक एक्सेप्शन भी है। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल हम जो नेगेटिव्स की बात कर रहे हैं तो उसमें आपने कानूनी प्रावधान देखा, 16(3) देखा, 19 देखा, उसके अलावा आपने कॉम्पिटिटिवनेस की बात देखी, और इसके अलावा आपने ये भी देखा, आपको ये भी पता है कि हमारे यहाँ पर क्या है, एक स्लोगन चलता है जिसमें कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ठीक है, क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है भाई जो सरकार है उसका दखल अंदाजी कम से कम होगा। आप ऐसे सोचो कि आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहां पे सरकार का हर एक बात पर दखल अंदाजी है, या ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहां पर बड़ा आसान सा तरीका है, जहां पर सुशासन है जो वो बहुत अच्छा है और आपके किसी काम में सरकार इंटरफियर नहीं करती, दखल अंदाजी नहीं देती। ऑब्वियसली आप ऐसी जगह पे जाएंगे जहां दखल अंदाजी ना हो, तो वही तो यहाँ का भी मोटो है कि सरकार है जो वो कम से कम इंटरफियर करेगी, क्योंकि सुशासन यहाँ पर ज्यादा होना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया था कि एक पोर्टल बनाना पड़ेगा और उसमें पूरी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, तो सारी चीजें अगर पोर्टल बना रहे तो पोर्टल को हेड कौन करेगा, सरकार का ही कोई आदमी करेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने क्या किया कि कंपनी के ऊपर एक आदमी को बिठा दिया,
है ना, तो ये भी इसका एक बड़ा क्रिटिसिज्म माना जा रहा है। ठीक, इसके अलावा ये सरकार की, हरियाणा सरकार है जो, उसके ऊपर भी एक आरोप है कि आपने अपने लोगों को क्या मतलब इतना सक्षम नहीं बनाया है कि वो इस जो कंपटीशन वाला वर्ल्ड है वहां पर वो फाइट कर सके। ठीक है, तो ये भी एक सवाल है कि भाई जो एजुकेशन है, ठीक है, तो उसमें क्या वो वहां के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है कि वो compete कर पाए। तो ये सरकार के ऊपर ही तो हुआ कि आपने क्या सरकार हरियाणा के लोगों को इतना काबिल नहीं बनाया। तो हरियाणा सरकार की काबिलियत, ठीक है, काबिलियत, इस पर भी सवाल है। तो ये सारे इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। मेरे ख्याल से आप मामला समझ पा रहे होंगे कि क्या है पूरा प्रकरण। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। और ये आपने खबरों को देखा, और आगे क्या है हरियाणा का कानून, कोटा कानून। देखिए, मैं जैसा कि मैंने बताया कि 30,000 से कम अगर आपकी सैलरी है तो उसमें आप 75% नौकरियों में आरक्षण की कैटेगरी में आप आ जाएंगे। और कानून को मिली है न्यायिक चुनौती। ठीक है, अभी ये ठंडे बस्ते में है, लेकिन इसके लागू होने को लेकर के सस्पेंस निवेशकों के लिए चिंता का विषय है। ठीक है, निवेशकों के लिए है कि भाई अगर इस तरह की चीज आएगी तो इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली कम हो जाएगा, क्योंकि उनके साथ क्या है, उनके साथ स्वाभाविक सी बात है कि कोई आदमी ऐसी जगह पर क्यों इन्वेस्ट करेगा जहां पर इतने सारी क्लॉज होंगे। ठीक है, मतलब वो ऐसे क्लॉज जो कंपनी के अगेंस्ट है। नो डाउट नागरिकों के लिए ये अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन आप किनके ऊपर लगा रहे हैं, ये प्राइवेट के ऊपर लगा रहे हैं। प्राइवेट का काम क्या है, प्रॉफिट मेकिंग। तो फिर इस तरह की समस्या आएंगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अन्य राज्यों द्वारा भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, आंध्र प्रदेश है, हरियाणा है, इवन उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की चीज़ों की बात कही गई। उसके अलावा आपका तेलंगाना है जो, वहाँ पर भी इस तरह के प्रावधान है जो उसमें कहा गया था कि आपको जो डोमिसाइल है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में डोमिसाइल को एक बेस बनाने की बात कही गई थी। ठीक है, तो आगे देखिए इसके लाभ की अगर हम बात करते हैं तो देखो, स्थानीय बेरोजगारी की जो समस्या है, जो वहाँ के लोकल लोग हैं जो कि बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, वहाँ पर एक समस्या को इसको हल माना जा सकता है। उसके अलावा सरकारी संस्था में नौकरी का दबाव कम हो जाएगा, क्योंकि सरकारी, देखिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आपने कहाँ पर देखा है, सरकारी में तो ऑब्वियसली देखा ही होगा। ठीक है, सरकारी में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बेस भी तो, अगर मतलब मुझे यहाँ पर अभी एक नेगेटिव पॉइंट याद आ रहा है कि भाई देखिए यहाँ पर आर्थिक आधार सामने आ रहा है कि 30,000 से अगर कम है सैलरी तो ही उसके लिए एलिजिबल होगी, जबकि रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आर्थिक आधार है ही नहीं, सामाजिक आधार होना चाहिए, कि रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट के ही अगेंस्ट है। इवन जो ये 75% जो हर जगह पे लिखा हुआ है वो अपने आप में ये उल्लंघन है इंदिरा साहनी वाले केस का। इंदिरा साहनी वाले केस में 50% कोटे की बात कही गई कि इसके ऊपर आरक्षण नहीं जा सकता। ठीक है, तो वो भी है। खैर, हम अभी लाभ देख रहे हैं, तो लाभ में ऐसे देखिए कि स्थानीय बेरोजगारी है जो, वो समस्या, उसके बाद सरकारी संस्था पर दबाव है जो वो कम हो जाएगा, और माइग्रेशन की जो समस्या है उसमें गिरावट की संभावना हो जाएगी। ठीक है, लोग को जब नौकरी नहीं मिलती तो दूसरी जगह पे माइग्रेट करना पड़ता है, तो जब अपने ही यहाँ पर मिलेगी तो लोग इधर से उधर नहीं जाएंगे। ठीक, माइग्रेशन संबंधित चुनौतियों में राहत की संभावना, और बेरोजगारी के कारण कानून व व्यवस्था भंग होने की संभावना है, जो मतलब कि बेरोजगारी जब ज्यादा बढ़ जाती है तो उसकी वजह से क्या, लॉ एंड ऑर्डर है जो वो खराब होता हुआ दिखता है, तो उसमें जो है वो बेरोजगारी है जो वहां पर कम होने की संभावना इस कानून से है। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। दिक्कतों की अगर हम बात करते हैं तो हायरिंग में समस्या। ठीक है भाई, स्किल वो किसको चाहिए, आपको तो ऐसे लोग चाहिए ना जो इस काम को कम पैसे में करें। प्राइवेट में तो यही है कि जो स्किल है, ठीक है, और उसके वैसा आदमी चाहिए और पैसा कम से कम खर्च करना हो, तो वो चीज़ है जो वो एक समस्या क्रिएट कर सकती है कंपनियों के लिए। दूसरी देखिए, सरकार और कंपनी के बीच कानूनी झंझट। ठीक है, इतने झंझट की आपने ये चीज़ पोर्टल में नहीं डाली तुरंत फाइन लगेगा। ठीक, तो जैसा कि आप देख ही चुके हैं। राज्यों के निवेश में गिरावट की संभावना, क्यों करेगा इन्वेस्टमेंट, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है, कि अगला आदमी इन्वेस्ट क्यों करेगा अगर उसको प्रॉपर ढांचा अगर उसको बिगड़ता हुआ दिखाई देगा। तो स्किल्ड लोगों की कमी में समस्या। ठीक है, स्किल्ड लोगों की कमी में समस्या, क्योंकि इसकी वजह से ज्यादातर लोग लोकल के ही चुने जाएंगे। अब उनमें स्किल हो या ना हो, ज्यादातर लोग ऐसे ही चुने। हालांकि वो एक्सेप्शन एक दिया गया है, लेकिन हमेशा एक्सेप्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये बात आपको भी पता है। ठीक है, उसके बाद अन्य राज्यों में भी जो है प्रतियोगिता, वो जो कॉम्पिटिटिवनेस की वाली जो फीलिंग है वो थोड़ा सा कम होती हुई दिखाई देगी, और दूसरे राज्य भी इन चीजों को लागू करेंगे। ठीक, ये चीज। अगर निवेश के मामले में हरियाणा, देखिए
विनिर्माण, औद्योगिक पार्क, रोडवेज, रिटेल एस्टेट परियोजनाओं में राज्य का एक बड़ा निवेश है। पिछले साल अगर हरियाणा की बात करें तो उसमें घोषित शीर्ष 10 परियोजनाओं में 6 रियल एस्टेट क्षेत्र में थी। ठीक है, हरियाणा है जो रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत आगे रहता है, तो यहाँ पर क्या इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो वो यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है। ठीक है, उसके अलावा देखिए मूल्य के हिसाब से कुल नए निवेश का 46% हिस्सा है जो वो रियल एस्टेट सेक्टर में है इनका, हरियाणा का। ठीक है, तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो निवेश का मामला है वहां पर क्या है, काफी गिरावट देखने को मिली है। और उसका आधार है जो वो ये बताया जा रहा है कि जो 75% कोटा वाली बात कही गई है उसकी वजह से ये गिरावट देखने को मिली है। मैं आशा करता हूं आपको ये प्रकरण पूरा समझ आया होगा, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए इसको। और अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहें तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर om.narayan@studiiq.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर @omdivedi007 पर। और अगर आप ये PDF चाहते हैं तो ओम द्विवेदी स्टडी IQ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो वहां पर ये PDF है जो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।